नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई यानी 5 मई तक वक्फ बाय यूजर के स्वरूप को किसी भी तरह से लागू नहीं किया जाएगा। ना तो उसे डिनोटिफाई किया जाएगा, ना ही कलेक्टर उसे बदल पाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह वादा किया और कोर्ट ने इसे अपने रिकॉर्ड पर ले लिया। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मसले पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गनीमत है कि वे हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं और हिंदी में उन्होंने इस कानून से जुड़े कई पहलुओं को विस्तार से और स्पष्टता से बताया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि सिंघवी अपनी नजर से इस कानून को क्यों संविधान की आत्मा पर चोट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि यह कानून संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से भी गलत है। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं। जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूज़र को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूज़र का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं। अगर आप कानून को पढ़ें जैसा है आज, तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूज़र, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। यह तो बहुत बड़ी नैतिक हार है एक तरह से सरकार की। इसके प्रावधानों को नहीं हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने कितना अनुनय विनय किया, अनुरोध किया, कितने तर्क रखे, चेतावनी दी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। उसे खुद के फैसले पर बहुत भरोसा था। लेकिन वही सरकार वक्फ बाय यूजर को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। उसने कोर्ट से 7 दिनों का समय मांगा है। क्या यह नैतिक हार नहीं? कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, लेकिन जिस कानून को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, कह रही थी कि उसने कितना काम किया है, एक एक बात को ध्यान में रखा है, उससे 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं दिया गया। आप लोकसभा और राज्यसभा की बहसों को फिर से निकालकर सुनिए। रवीश कुमार ऑफिशियल पर हमने उन बहसों को लेकर वीडियो बनाए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू पूरे दमखम के साथ कहते रहे कि कानून जल्दबाजी में नहीं बना है। उन्होंने तो 97 लाख से अधिक याचिकाओं को पढ़ने का भी दावा किया। क्या वाकई 97 लाख याचिकाओं को पढ़ा गया होगा? अब जब इतना पढ़ा गया है, इतना सुन लिया गया है, संयुक्त संसदीय समिति में बहस हुई है, फिर भी सरकार के पास इन बड़े सवालों पर जवाब नहीं था। उसने जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मांगा। किरण रिजिजू का वह बयान हम आपको फिर से सुनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं
ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। वक्फ बाय यूजर एक बड़ा मसला है। इसे लेकर लोग चिंताएं जता रहे थे कि इससे सदियों पुरानी संपत्ति पर नए नए दावे होने लग जाएंगे, नई नई याचिकाएं दायर हो जाएंगी, विवाद पैदा कर दिया जाएगा। और कलेक्टर तो सरकार का ही आदमी होता है, वह सरकार के हिसाब से ही किसी भी वक्फ की उस पुरानी जमीन को डीनोटिफाई कर देगा जिस पर सदियों से या जमाने से मस्जिद बनी है, मुसलमानों के धार्मिक कार्य से संबंधित इमारतें चल रही हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे लेकर और सवाल दाग दिए और पूछ दिया कि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को आपने क्यों हटाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई मस्जिद 14वीं और 15वीं सदी से है, वक्फ की जमीन पर बनी है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में वक्फ बाय यूजर के तहत ही तो मान लिया जाता था कि यह वक्फ की जमीन है। अब अगर सरकार दावा करने लग जाए कि मेरी जमीन है तो क्या होगा? इससे तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। ऐसी संपत्तियों को आप कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या हो जाएगी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन कर रहे हैं। इसी पर सरकार को 17 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था। सरकार ने 7 दिनों का समय मांग लिया। अगली सुनवाई के दौरान देखते हैं कि सरकार क्या जवाब देती है और यह मामला कैसे मोड़ लेता है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कई तरह से वक्फ बाय यूजर को चुनौती दी। कहा कि वक्फ की संपत्ति 300 साल पुरानी होती है, इतनी पुरानी संपत्ति की डीड नहीं हो सकती। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाते हैं तो एक झटके में वक्फ की लाखों संपत्तियों पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, विवाद बढ़ जाएंगे। सदियों से जिस जमीन पर मस्जिद है उसके वक्फ होने पर सवाल उठेगा। सरकार अपना दावा कर देगी, कोई और दावा कर देगा। इस्तेमाल के आधार पर आप नया वक्फ घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नए कानून के अनुसार सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। अब यह काफी नहीं होगा, जमीन का दस्तावेज पेश करना होगा। सिब्बल और सिंघवी दोनों ने कहा कि राम जन्मभूमि के फैसले में इस मान्यता को स्वीकार किया है। क्या आपने फैसले के उस हिस्से को हटा दिया है? संसद में भी विपक्ष के सांसदों ने यही सब सवाल उठाए। सरकार से अनुरोध किया कि इसके प्रावधान को मत हटाइए, लेकिन सरकार ने उनकी एक बात नहीं सुनी। अब वक्फ बाय यूजर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे, दादा के टाइम से। सर अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है सर, ये और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी अदरवाइज वो परेशान है। पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। आज यानी 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, अदालत के फैसले तक वक्फ बाय यूजर के स्वरूप को कलेक्टर नहीं बदलेगा। एक तरह से सरकार ही कह रही है वो कलेक्टर को रोक देगी। सोचिए, जिस कानून को नोटिफाई किया जा चुका है, संसद से पास है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है
और देश के 600 से अधिक जिलाधिकारी को अब सूचना देनी पड़ेगी कि वे वक्फ बाय यूजर के तहत कार्रवाई ना करें। 4 अप्रैल की आधी रात के बाद तक बहस चली थी और वक्फ संशोधन विधेयक को पास किया गया था। किसी भी सरकार के लिए इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगली तारीख तक काउंसिल या बोर्ड में किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो यह तरीका है केंद्र सरकार के कानून बनाने का, और पहली बार नहीं है। हमने आपको कई बार बताया है कि मोदी सरकार ने किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून पास किया था, लेकिन वह कानून असंवैधानिक निकला आखिरकार। आईटी एक्ट में जो प्रावधान जोड़े गए उसे बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। कह दिया कि सरकार की फैक्ट चेक यूनिट संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के प्रावधानों के खिलाफ है। तो बीजेपी की सरकार का, मोदी सरकार का यही रिकॉर्ड है संविधान के विरुद्ध जाकर कानून बनाने का। यह तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुई बात है। विपक्ष का कोई आरोप नहीं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी। क्या आपने हमारा वीडियो नहीं देखा कि तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना है? अवैध, इल्लीगल। भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में कानून राज्यपाल की मंजूरी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हुआ है। विधानसभा में पास कानून को राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है, लेकिन कई मामलों में राज्यपाल RN रवि ने अवैध काम किया, इल्लीगल काम किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू किया गया। तो एक राज्यपाल अवैध काम करते हुए पकड़े गए, लेकिन बीजेपी या मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा और ना ही बर्खास्त किया। तो यह रिकॉर्ड है मोदी सरकार का। ये सिर्फ मामले को मुसलमान या अल्पसंख्यक की नज़र से देखना सही नहीं होगा। ये मामला निश्चित रूप से उनके संबंध का है, लेकिन ये संविधान की आत्मा का सवाल है सर्वोपरि रूप से। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है, तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। ये विधेयक संविधान की बराबरी की भावना को पर आक्रमण करता है और ये धार्मिक स्वतंत्रता को सरकारी मंजूरी से जोड़ने की कोशिश करता है। आपकी संवैधानिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता मेरी प्रशासनिक या सरकारी मजबूरी पर निर्भर है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक शायद हम सबसे भी छिन जाएगा। और ये लड़ाई केवल एक कानून की नहीं, एक सोच के विरुद्ध है। अधिकारों को, रियायत और पहचान को शक समझती है। ये हमारा मूल इस पे विरोध है। क्या सरकार के पास 24 घंटे में यह भी जवाब नहीं तैयार था कि हिंदू मंदिरों के दान से संबंधित बोर्ड में जब मुसलमान सदस्य नहीं हो सकता तो मुसलमानों के धार्मिक कार्य से संबंधित बोर्ड में हिंदू क्यों होना चाहिए? कपिल सिब्बल ने कहा, यह राज्य कौन होता है तय करने वाला कि वक्फ वही करेगा जो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। राज्य कैसे तय कर सकता है कि कोई मुसलमान है या नहीं और इसलिए वक्फ करने योग्य है या नहीं? सिब्बल कहते हैं कि अगर मैं जन्म से मुसलमान हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? जो मेरा पर्सनल कानून है वही लागू होगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। हालांकि कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है, किसी भी चीज पर फैसला नहीं आया है, लेकिन पहली सुनवाई में यह बात कहीं से नहीं आई कि वक्फ की संपत्ति का संबंध धार्मिक कार्यों से नहीं है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा में बीजेपी के सदस्य किस तरह से बार बार कह रहे थे, क्या कह रहे थे? यही कि वक्फ कानून का संबंध धार्मिक कार्यों से नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है।
ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये इरादा था और है सरकार का। वक्फ हिंदू नहीं कर सकता, मुसलमान करेगा, वही करेगा जो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। लेकिन वक्फ धार्मिक मामला नहीं है, इसका संबंध संपत्ति के मैनेजमेंट से है। क्या क्या व्याख्याएं कर दी जाती हैं, यह तर्क लेकर आई थी सरकार संसद में। अगर इतनी ही समझ साफ थी तो 24 घंटे में जवाब दाखिल कर देते। जो सरकार 4 अप्रैल को आधी रात के बाद तक राज्यसभा में बहस करा सकती है, क्या उसके अधिकारी रात भर नहीं जाग सकते थे? खैर, कोई भी सरकार कितना भी समय मांग सकती है, यह प्रथा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही अनुग्रहित किया। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि 97 लाख याचिकाएं पढ़ने का दावा करने वाली सरकार के पास कोर्ट के 3-4 सवालों के जवाब 24 घंटे के भीतर मौजूद तो नहीं थे। यह हालत है सरकार की। 17 अप्रैल को जब सुनवाई शुरू हुई तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अगर बेंच एक वैधानिक प्रावधान यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजन पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से स्टे लगाने जा रही है, यह अपने आप में दुर्लभ होगा। उन्होंने कहा कि जो सवाल उठाए गए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, मगर समस्या यह है कि यह मुद्दे ऐसे नहीं हैं कि आप कुछ प्रावधानों को पढ़कर पहली नजर के आधार पर ही रोक लगा दें। आपको इतिहास भी देखना होगा, पुराने संशोधनों और कानूनों को देखना होगा। हमें लाखों लोगों ने राय भेजी है, गांव के गांव वक्फ के रूप में लिए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ 16 अप्रैल को भी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा। यही तर्क लेकर 17 अप्रैल को भी हाजिर हो गए। तो खास अंतर नहीं था और नया जवाब बहुत ज्यादा नहीं था। अदालत के सवाल साफ थे और रुख भी, मगर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं। सरकार जानती थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसके सारे दावे खोखले साबित हो जाएंगे। तुषार मेहता की दलील सुनते हुए जस्टिस कुमार कहते हैं कि हम मामले पर फैसला नहीं दे रहे हैं। तुषार मेहता कहते हैं, आप बहुत सख्त कदम उठा रहे हैं। आप 1 हफ्ते के भीतर मुझे एक सरसरी जवाब देने का मौका दीजिए ताकि मैं दस्तावेजों के साथ आपको बता सकूं यह कैसे हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर मेहता, हमारे पास एक खास तरह की स्थिति थी, कुछ खामियां थीं, इसमें कुछ सकारात्मक बातें भी हैं। जब किसी ने पूर्ण रूप से स्टे लगाने की बात की तब हमने कुछ नहीं कहा, मगर अभी जो स्थिति चल रही है हम नहीं चाहते कि उसमें इतना ज्यादा बदलाव हो। 5 साल तक इस्लाम मानने के प्रावधान को हम रोक नहीं रहे। एक और थंब रूल है, जब अदालत के सामने मामला लंबित है तब आमतौर पर यह होना चाहिए कि जो स्थिति अभी बनी हुई है वह पक्षों के अधिकारों को ठेस ना पहुंचाए। इस पर तुषार मेहता कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूर्ण रोक लगाए या कुछ प्रावधानों पर। आपके किसी फैसले का क्या असर हो सकता है उसे समझने के लिए आपको कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी के एहसास से कह रहा हूं। मान लीजिए अगर आपको वक्फ बाय यूजर पर कुछ कहना होगा तो उसका क्या असर होगा। मुझे रिकॉर्ड पर कुछ मटेरियल रखने दीजिए, 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ साफ कह दिया कि बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं हो सकती। इस पर तुषार मेहता ने कहा, नियुक्ति मेरे हाथ में है, कोई नियुक्ति नहीं होगी। तब कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि राज्य सरकारें भी हैं, वो तो आपके हाथ में नहीं। इस पर तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि नियुक्ति नहीं होगी। अगर कोई राज्य सरकार नियुक्ति करती भी है तो मान्य नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी संपत्ति का पंजीकरण 1995 के कानून के सेक्शन 36 के तहत हुआ है तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हम नहीं चाहते कि स्थिति में बदलाव हो। संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका फैसला करती है और न्यायपालिका निर्णय करती है। वो हैं 2 प्रावधान 9 और 14। 9 डील करता है एक केंद्र की काउंसिल से। उस काउंसिल में अभी तक याद रहे, अभी तक जो कानून चल रहा था 2013 का था, उससे पहले 1995 का था जिसको 13 ने संशोधित किया। उसके भी पहले और 13 तक के अभी भी जो कानून चल रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है, संशोधन है, कानून अभी भी 95 वाला है। हमेशा पूर्णतया 100% मुसलमान ही वक्फ पे रह सकते थे और इसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट में और बाहर भी कई आपको उदाहरण दिए। कर्नाटक का हिंदू रिलीजियस एक्ट, जगन्नाथ टेम्पल का, माता वैष्णो देवी का,
इधर अपने तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिख गुरुद्वारा एक्ट, कई हैं जिसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये दो प्रावधान हैं 9 और 14। इसमें पहली बार प्रावधान ये है कि संभवतः थ्योरेटिकली जहाँ तक काउंसिल का सवाल है तो 12-22 में से नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि है तो प्रावधान बड़ा लंबा चौड़ा और विकसित, लेकिन 22 टोटल हो सकते हैं, उसमें से 12 तक नॉन मुसलमान हो सकते हैं। केंद्रीय काउंसिल जो है वक्फ। जो दूसरा प्रावधान है 14 नंबर, वो बोर्ड्स के बारे में है। बोर्ड्स में 11 में से 7 नॉन मुसलमान हो सकते हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि अपनी संस्था को स्वायत्तता के साथ अपने समुदाय द्वारा, अपने धार्मिक वर्ग द्वारा चलाया जाए। और जो पिछले 70, ये पहला जो एक्ट है वक्फ का कानून, वो 1913 में आया था, फिर 23 में आया, फिर 95 में आया, फिर 13 में फिर संशोधित हुआ 2013 में, 1913 में, 100 वर्ष से ज़्यादा पहले। कभी ऐसा नहीं हुआ जो 9 और ये 14 वाले प्रावधान कहते हैं। और आप आज कल भी हमने दलील की, पक्ष रखा उच्चतम न्यायालय के सामने, कुछ प्रश्न उत्तर भी हुआ, जो आज रिपोर्ट भी हुआ है कि क्या आप सिख गुरुद्वारा एक्ट में किसी और मुसलमान को डालेंगे, क्या वैष्णो देवी श्राइन में किसी मुसलमान को बिठाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और बड़े अजीबोगरीब प्रावधान, एक प्रावधान है कि अगर 100% हम लोग 100% लोग हैं, अविश्वास मत करें इस आदमी के ऊपर जो हमारा अध्यक्ष है, बोर्ड का अध्यक्ष ये है, हम लोग सब 100% अविश्वास मत डाल दें इसके ऊपर, उसको हटा नहीं सकते जब तक कि सरकार नहीं हटाए उसे। इसमें क्या गणतंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, स्वायत्त रहा, अपने आदमी को अपने आप चुनना या उस पर विश्वास होना कहाँ रहा। इसी प्रकार से सीईओ, ये मजाकिया प्रावधान है, मजाकिया है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ भी नॉन मुसलमान हो सकता है। सीईओ को आप कई नामों से बुला सकते हैं, जो मैनेजर कह लीजिए, जो दिन प्रतिदिन काम चलाता है, गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक होते हैं कई सीनियर वरिष्ठ, वो सिख ही नहीं हो। ये प्रावधान है सीईओ के बारे में। और ये बता दूं मैं आपको कि पहले सब प्रावधान इसमें विपरीत थे इसके। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, तो अभी तक जितना मैंने बोला उसमें 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है। आज अभी तक जितना मैंने बोला उस पर बात कर रहा हूँ, 9 पे और 14 पे, और कहा है कि 9 और 14 की जो आज की स्थिति है, अस्तित्व है, उसको आप अगली तारीख तक या आगे तक, जब तक की अनुमति नहीं आए कोर्ट की या बदलाव नहीं आए इस आंतरिक आदेश में, तब तक आप उनके अस्तित्व को नहीं बदल सकते। नियुक्तियां या रिक्त स्थान को भरना या अदला बदली करना नहीं कर सकते आप। क्या अब भी संदेह है कि सरकार ने किस तरह से कानून बनवाया है? बीजेपी तो बीजेपी के सहयोगी लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ कानून का किस तरह से बचाव कर रहे थे। जदयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह ने तो बीजेपी के सदस्यों से कहीं ज्यादा इस कानून के पक्ष में भाषण दिया और इसे बहुत अच्छा बताया। क्या अब भी नीतीश कुमार इस कानून का बचाव करेंगे? क्या उन्हें पता था कि इस कानून के सारे प्रावधान संदेहों से ऊपर हैं? अगर इस बात को लेकर नीतीश कुमार आश्वस्त थे तो बताएं कि अब क्या कहना है। नीतीश कुमार के सहयोगी मंत्री अशोक चौधरी ने कह दिया कि हमें किसी मौलाना की जरूरत नहीं है, हम जनता के लिए काम करते हैं। अगर जनता समझती है कि नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं तो नीतीश कुमार को वोट करेगी। अशोक चौधरी के इस बयान से बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हालत देखने के बाद क्या नीतीश कुमार, ललन सिंह, अशोक चौधरी फिर से इस कानून के प्रावधानों को पढ़ना चाहेंगे? बीजेपी से कुछ और सवाल करना चाहेंगे? सवाल तो चंद्रबाबू नायडू से भी पूछा जाना चाहिए कि कोर्ट में सरकार क्यों कमजोर नजर आ रही है। 24 घंटे में उसके पास जवाब तैयार क्यों नहीं था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कलेक्टर को जो शक्ति दी गई है उस पर कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन हम अगली सुनवाई के दौरान इस बिंदु को जोर शोर से उठाएंगे। सिंघवी ने कहा कि वक्फ एक्ट के 3 प्रावधान 3C, उसका सब क्लॉज 1, 2 एंड प्रोवाइजो और साथ साथ 36 और सब क्लॉज 7A और 10 विचित्र हैं, अजीबोगरीब हैं।
इसके तहत कोई भी व्यक्ति उठेगा, कलेक्टर को पत्र लिख देगा और विवाद पैदा कर देगा और उसके आधार पर कलेक्टर उसे विवादित करार दे देगा। जैसे ही विवादित होगा आप पंजीकरण नहीं करा सकते। लेकिन यह एक्ट किस लिए लाया जा रहा है कि पंजीकरण हो। अजीबोगरीब प्रावधान। पहला प्रावधान कि जब तक वो कलेक्टर जो 100% सरकार का नुमाइंदा है वो उस विवाद को निर्णीत नहीं करे तब तक ये पक्ष जो मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी का है वो वक्फ नहीं माना जाएगा। वक्फ, वर्ड्स एग्जैक्ट पढ़ दूं मैं आपको, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ प्रॉपर्टी। जब तक कब? जब तक मैं कलेक्टर निर्णीत कर रहा हूं। और याद रहे कलेक्टर सिर्फ नुमाइंदा सरकार का नहीं है। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जहां पर सरकार ने ही वक्फ की ज़मीन पे इंक्रोचमेंट कर दिया है। इनका कहना है कि आप मेरी ज़मीन पे बैठे हो, उसी को विवाद बना के तब तक ये कंप्लेनेंट हैं तो भी इन्हीं के विवाद के आधार पे इन्हीं की वक्फ प्रॉपर्टी नहीं में रहेगी जब तक विवाद नहीं निर्णीत होगा। ये आपको विश्वास है तो आप उठा के पढ़ लीजिए। इसमें 3C कैपिटल 2 ब्रैकेट प्रोवाइजो। अब इसके दो और परिणाम हैं। दूसरा परिणाम है कि अगर आप विवाद के अंदर हो तो अगर चाहे भी मिस्टर प्रतापगढ़ी तो भी जाकर इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि विवादित है, तो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित है। जो ये एक्ट चाहता है कि रजिस्टर हो, लेकिन साथ साथ दूसरे आवाज में कहता है कि जब तक ये विवाद तब तक रजिस्टर नहीं कर सकते, कोई रजिस्टर करेगा नहीं। और तीसरा, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप किसी कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। यह है 36 ब्रैकेट 7A ब्रैकेट 10, दो है प्रावधान। अब देखिए ये चक्रव्यूह जो बनाया है, ये पूरा चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु भी नहीं निकल सकता पहले तो। और उससे ऊपर मजाकिया है कि कलेक्टर को कोई समय सीमा नहीं जब तक विवाद निर्णीत करे, तो इनके बच्चे और पोते भी उसको विवाद में चल तब तक वो वक्फ नहीं रहेगा। और विवाद का वक्फ नहीं रहेगा तो रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट नहीं आ सकते। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, निर्णयों पर कोई टिप्पणी नहीं दी, लेकिन वहां जो दलीलें रखी गईं उनका क्या मतलब है, इस पर उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टता रखी। उन्होंने कहा कि हम एक समुदाय के पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं, हम संविधान के बुनियादी सिद्धांत के पक्ष में खड़े हुए हैं। संविधान का सिद्धांत कहता है कि हम बहुमत की सुविधा के लिए, उसकी रजामंदी के लिए, उसे खुश करने के लिए अनुच्छेद 26 की बलि नहीं चढ़ा सकते। आज वक्फ की बारी आई है, कल किसी और धर्म पर हमला हो सकता है और आपकी आवाज भी कुचली जा सकती है। यह कानून संवैधानिक रूप से भी खराब है और नैतिक रूप से भी। यह वो भविष्य नहीं जिसे संविधान बनाने वालों ने देखा था। 5 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।